क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर का। इसमें ये लिखा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी जो कथन है वो सही नहीं है। पहला एक है एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर होती है। मैंने आपको कल जब इससे पहले जो 2025 का पेपर डिस्कस किया था उसमें बताया था कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये भारत हुआ और ये दक्षिण अमेरिकी महा जो महाद्वीप है वो हुआ। तो यहाँ पे जो धारा चलती है वो वैसे तो ठंडी चलती है। तो आपको पता होगा धाराएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। ठंडी होती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ होता है जो गर्म होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है जब अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ की जो धारा होती है ना वो यहाँ की जो पानी होता है वो यहाँ की ओर प्रवाहित होने लगता है। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आने लगता है वो यहाँ की जगह इस खाली स्थान को भरने के लिए चला जाता है। खाली तो यहाँ का जो हमारा भारतीय मानसून अल नीनो में प्रभावित होने लगता है। तो इसलिए हम देखते हैं तो ये स्थिति जो होती है उसको क्या कहते हैं दक्षिणी दोलन या बॉकर संचरण के नाम से जाना जाता है। हाई लो प्रेशर इस तरीके से एक पूरा एक चक्र बनता है, हाई लो लो हाई इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। कि पहला हुआ तो ये बिल्कुल सही है आंसर। दूसरी, अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, बिल्कुल। लेकिन यार ध्यान रखना, ये 2 से 3 साल में घटना देखी जाती तो प्रति वर्ष नहीं देखी जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का। वो कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल में सबसे बड़ा उत्पादक था। तो उस समय जो उत्पादन था तो ये कौन था, पश्चिम बंगाल का। लेकिन अगर हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के बारे में बात करें, क्योंकि पिछले जो हमारी क्या बोलता फरवरी थी उसी में ये प्रस्तुत किया गया था, जनवरी के लास्ट दिन। तो उस समय 23-24 का आएगा हमारे यहाँ, 24-25 का, सॉरी 24-25 का आएगा। तो उसके समय तेलंगाना भारत में वर्तमान में आंसर क्या, अगर वर्तमान की बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा, तेलंगाना। लेकिन उस समय की बात की जा रही है, अगर 24-25 की बात करी जाए तो तेलंगाना होगा। लेकिन उस समय अगर 21-22 की जा रही है तो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे चावल से जुड़ी और भी है। तो चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, जो गोदावरी का डेल्टा है उसको चावल का कटोरा कहा जाता है। जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से हो गए तो छत्तीसगढ़ भी इसमें आंसर आता है। तो आंसर के हमें क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 77 नंबर के पे। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है। तो जो निम्नलिखित मतलब ये जो दिए गए हैं उनमें से, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नदी है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा की कितनी है, 13-12। ताप्ती की 724। ठीक है, कावेरी की 780। सोन की कितनी है, 800 के आसपास, 800 के आसपास है कुछ। तो ऐसे ही हमें याद रखना है। ठीक है, और अगर भारत की पूछा है तो एक मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था, गंगो क्रियाना। गंगा से गंगा हो गई, गा से गंगो से गोदावरी हो गई। ठीक है, प्रयास प्रयास से कृष्णा हो गई, यमुना हो गई, फिर नर्मदा हो गई। 5वें नंबर की नर्मदा है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है और देश की 5वें नंबर की सबसे बड़ी है। आगे चलते हैं। जो भारत के स्थल में प्रभावित होने वाले उसमें, नहीं तो ऐसे तो और भी नदियां हैं। ठीक है, तो इसका हमारे यहाँ पे कितनी प्रभावित हो रही है कोई नदी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में जो चक्रवात भारत के पश्चिम तटों पर आया था उसका नाम था फैनी, जो मुख्यतः पूरे मालवा क्षेत्र और गुजरात वाले क्षेत्र को उन्होंने प्रभावित किया था। 2025 के पेपर में भी पूछा गया है कि कौन सा था, उसमें फेंगल आंसर था। फेंगल। अगर अभी पूछे तमिलनाडु तटों पर जिसने किया, अगर अभी 26 के पेपर में आने की संभावना, डिटवा डिटवाहा, जो तमिलनाडु कोस्ट को भी उसने हल्का सा हवाओं ने प्रभावित किया, ज़्यादा कोई जनधन की हानि नहीं हुई। लेकिन श्रीलंका को इसने बहुत प्रभावित किया है, हमारे द्वारा उसको आर्थिक सहायता ही प्रदान की गई और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 का। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को कौन सी उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही, मतलब घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी। ठीक है, तो हम सबके बारे में जान लेते हैं। गुरु शिखर 1722, महेंद्रगिरी 1510, अनायमुदी 2695, पचमढ़ी 1350। ठीक है, अगर हमको एक क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी अनायमुदी, फिर आएगी गुरु शिखर 31, फिर आएगी महेंद्रगिरी उड़ीसा। ठीक है, और ये अरावली चर्चा में है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत से केसों में अरावली पूछा जा सकता है कैसा है, तो फोल्ड माउंटेन है। कैसा है, फोल्ड माउंटेन है और भारत में सबसे पुराना है। ठीक है, और उसकी सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, कहाँ स्थित है, सिरोही में। माउंट आबू पढ़ते हैं तो वो गुरु शिखर यहीं अवस्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पचमढ़ी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले चलते हैं।
ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जिस राज्य सबसे कम था, जो जनघनत्व था सबसे कम किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। कितना था? 17 था। ठीक है। सबसे अधिक किसका था? बिहार का था। राज्यों में अगर वैसे सभी में पूछ लिया जाए यूटी एन एस स्टेट, तो कौन आ जाएगा हमारा? दिल्ली आ जाएगा। लगभग 11,500 आदमी रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। भारत की पूछ रही तो कितनी है? 382 है जनगणत, पूरा जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और एमपी का पूछे 236 है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से पहला है एक, मोटे अनाज को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसका यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। इसके लिए 2023 से लेकर 2025-26 तक के लिए अवधि के लिए योजना लाई गई है, सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था? देखिए, जो हमारी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में टोटल जो अधिकतम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 250। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 245। 233 प्लस 12। 12 कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति इन विभिन्न क्षेत्रों से, कला वगैरह के क्षेत्रों में से नामित करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83, मध्य प्रदेश के सुधा मूर्ति कौन है? जो नारायण मूर्ति, जो हमारे एक कंपनी है, कौन सी है, शायद विप्रो है शायद, तो उसके संस्थापक नारायण मूर्ति जी की ये धर्मपत्नी है। और ये किससे संबंधित है? ये उस समय चर्चा में क्यों रही थी? क्योंकि उस समय जो मैं ऋषि सुनाक जी हैं, यूके के प्रधानमंत्री थे, और ये भारतीय मूल, इन्हीं की जो पुत्री थी, उनसे उनकी उनकी धर्मपत्नी है वो, इसलिए उस समय चर्चा में रही थी, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्योंकि ये पीछे से बिना प्रोटोकॉल के इनकी जो ऋषि सुनाक की पत्नी जी थी, जो सुधा मूर्ति जी की क्या थी, बेटी हैं, वो बिना प्रोटोकॉल के आके, मतलब प्रोटोकॉल होता है अगर किसी प्रधानमंत्री की बीवी आ रही है तो हमें बिल्कुल प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे देश में, अब किसी भी देश में जाओगे तो। लेकिन अब बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी को बताए हुए आके अपनी माता जी के सहयोग के लिए आई थी, और हमारे जो भवन था, राष्ट्रपति भवन था, शायद वहाँ जाके बैठ गई थी, इसलिए बहुत सुर्खियों में रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पैरा खिलाड़ी कौन सी हैं जिन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो जो प्राची यादव जी हैं, ये पैरा कॉन्वेंस से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? जो पारंपरिक, इनको क्या है, उस समय पे पद्मश्री वगैरह मिला था, तो उस समय 2023 में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओम प्रकाश शर्मा जी हैं हमारे, तो ये हमारे पारंपरिक माच, जो मालवा क्षेत्र का, मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र का है, और माच हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गायन है। कौन सा है? माच। और राई हमारे देश इसका नाट्य है, लोक नाट्य जो है मध्य प्रदेश का, तो कौन सा है? राई। आगे चलते हैं हम। जो कहाँ का फेमस है? बुंदेलखंड का। जो राम साहेब पांडे जी थे, अभी जो उनका देहांत हो गया, इन्हें भी उस समय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसी संबंधित, तो मुख्य रूप से सागर वाला क्षेत्र से जुड़े हुए थे। राई बधाई डिमराई जो हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, सांख्यिकीय का जो पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जिसे उसका नोबल भी गणित का नोबल पुरस्कार के बराबर माना जाता, इसका किसको बोलते हैं? एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबल बोलते हैं। नोबल पुरस्कार 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन तो किसे प्राप्त हुआ था सांख्यिकी के रूप में? तो ये हुआ था के आर राव द्वारा। के आर राव, ऑप्शन सी हो जाएगा, कलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव। कुछ में प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई तो क्षमा करना, लेकिन ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में FIDI कैंडिडेट, जो फिडे बोलते हैं इसको, जो संस्था क्या है? फिडे, FI, ठीक है, जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो डी गुकेश जी थे। कौन थे? डी गुकेश जी थे। और इन्होंने क्या है कि उस समय पे जो विश्व कप शतरंज से जुड़ी हुई सबसे बड़ी चैंपियनशिप वो जीती थी, किसको हरा के? डिंग लेरेन को हरा के। ठीक है, ये सुर्खियों में भी रहे थे कि इन्होंने सबसे जो रूस के खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका,
याद नहीं आ रहा, तो उनको भी हरा दिया था, तो उस समय पे ये सुर्खियों में रहे थे, तो डी गुकेश जी। ठीक है, आगे चलते हैं। लमेटा गांव किस जिले में स्थित है? लमेटा की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ये जबलपुर में अवस्थित है। ठीक है, जिसमें जहाँ पर जियो पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत ऐसी चट्टानें पाई गई हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, इसलिए यहाँ पर जियो पार्क की स्थापना की लमेटा घाट में, तो नर्मदा का मुख्य क्षेत्र है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, कि वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो जी हमारे कौन से? न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, लोकपाल की स्थापना हमें ये पता होना चाहिए कब की गई थी, कब आंदोलन आया था, अन्ना आंदोलन के बाद हम लोकपाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में ये आ गए। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो और लोकपाल से जुड़ा हुआ एक्ट भी है, 13-14 वाला एक्ट था, वो सब अच्छे से लागू नहीं हो पाया और उसके लिए नियम नहीं बनाए गए, तब अन्ना जी द्वारा आंदोलन किया गया था, तो उसके बाद में फिर इसी लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि वैदिक जो वैदिक घड़ी है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? तो ये हमारे उज्जैन में लगाई गई है। ठीक है, हमारे उज्जैन में जंतर मंतर है। इसके अलावा और कहाँ है उज्जैन के अलावा भी जंतर मंतर? ठीक है, मथुरा में है, ठीक है, वाराणसी में है, जयपुर में है। तो ऐसे ये जंतर किसके द्वारा जंतर मंतर की स्थापना की? सवाई जय सिंह द्वारा। आमेर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वो ज्योतिष में बहुत उन्हें पारंगत थी, तो उनके उस पर अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, उस समय पे पूछा गया था कि जनवरी से मार्च में 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्टों की श्रृंखला हुई, तो भारत उसमें विजेता रहा था। पहला टेस्ट हारने के बाद भारत, चेन्नई टेस्ट हार गए थे हम, उसके बाद फिर हमने चारों टेस्ट जीते इंग्लैंड से। ठीक है, अब उसके बाद अब अगर हमारा 2026 का जो पेपर होगा 26 अप्रैल को, तो उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? बहुत चर्चाओं में रहे कि हमारी जो रोको की जोड़ी है उसको संन्यास ले लिया उन्होंने टेस्ट से, तो क्या हुआ, जो बीजीटी सीरीज थे वो हम हार गए, तो उसके बाद संन्यास ले लिया। इंग्लैंड की सीरीज में ये गए नहीं, शुभमन गिल की कप्तानी में हम इंग्लैंड के दौरे गए, तो 2-2 से हमने वहाँ पर श्रृंखला बराबर की। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हम जो तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी जो भारत और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है वो हमने कैसे रही निर्णायक, तो 2-2 से बराबरी। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? शुभमन गिल जो हमारे कप्तान थे उन्होंने। उसके बाद में एक और, हम ऑस्ट्रेलिया के यहाँ गए, हमने क्या खेला? वनडे सीरीज खेली, तो उसमें वही यही चल रहा था कि रोहित और कोहली रन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो हम वो सीरीज हार गए। कितने से हार गए? 2-1 से। अंतिम जो था हम एक विकेट खो के वो मैच जीत गए थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद पता चला कि रोहित शर्मा ने उसमें एक शतक लगाया था, एक 50 लगाई थी उस मैच में। ठीक है, और अंतिम मैच में विराट कोहली ने भी 70 रन की बहुत शानदार पारी खेली थी। ये वहाँ खत्म हो गया। अब हमारे यहाँ पे अभी टीम आई थी, कौन सी टीम आई थी? साउथ अफ्रीका आई थी। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हमने वनडे सीरीज 2-1 से जीती। उसके बाद में T20 सीरीज थी, तो धर्मशाला वाला मैच बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था कि हम हार गए थे। उसके बाद में लखनऊ वाला मैच भी सुर्खियों में रहा, रीजन कि जो हमारा अटल बिहारी एकाना स्टेडियम है वहाँ पर प्रदूषण के कारण मैच स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो फिर भी हमने जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी वो हमने 3-1 से जीत ली थी। तो यही हमारी लेटेस्ट है, पेपर तक यही पूछी जा रही है। और जनवरी में न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होना है 11 जनवरी से, तो उस पर भी सुर्खियाँ बनाए रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 91 वाला। एक तरफ जोड़ी दी, एक जगह राजाओं के नाम दिए गए हैं, एक उनसे जुड़ा हुआ स्थान दिया गया है। ठीक है, तो हम जो राजा मर्दन सिंह थे वो कौन से थे? ये भानपुर क्षेत्र से संबंधित थे। राजा दौलत सिंह जो देवास में आता है, नेमावर क्षेत्र। ठीक है, तो ये नेमावर से संबंधित थे। राजा बख्तबली सभी को पता है ये कहाँ से संबंधित थे? सागर रियासत से संबंधित थे। और बोधन दहुआ, इन्हीं के सेनापति बोधन दहुआ से जो PSC 21 में पूछा गया था। ठीक है, और मुराद अली जी मऊ से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, कि नर्मदा नदी का साहित्य में नर्मदा नदी का जो वर्णन किया गया है सबसे पहले, तो वो किस में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन ए सबसे पहले रेवा के नाम से, रेवा के नाम से इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से संबंधित है।
और इस यजुर्वेद का एक और कौन सा है, तो कौसतीय। कौसतीय जो भी है वो इनका एक और ब्राह्मण ग्रंथ है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ताम्र पाषाण कालीन स्थिर को ब्राह्मण की जन्म स्थल कहा जाता है, तो ये कहाँ है, डंगवाल क्षेत्र है जो उज्जैन में अवस्थित है, डंगवाल उज्जैन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके अंदर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एफएसओ के एग्जाम में। कायताई खोज किसने की थी, तो हमारे जो बागड़कर जी थे, बीएस बागड़कर जी द्वारा उसको उनके द्वारा कायता की खोज की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर का। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से जोड़ियां बताई गई हैं वो सही है, इसमें से एक सही नहीं है, तो जो कि युग में गलत है उसके बारे में। बोरी होशंगाबाद में है। बोरी किसके लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा पारदी का सागौन मिलता है यहाँ पर बोरी की घाटी में। ठीक है, गंगऊ ये परियोजना है, पन्ना में स्थित है। ठीक है, बेरन का क्षेत्र है। करेरा सीपरी में स्थित है, ये सोनचरैया वाला क्षेत्र था, ऐसे याद किया जाता था। ठीक है, सोनचरैया वाला क्षेत्र, ये घाटी गांव और करेरा वाला क्षेत्र ये सोनचरैया के लिए फेमस था। ठीक, घाटी गांव ये इंदौर में नहीं है, ये ग्वालियर का क्षेत्र है। सोनचरैया जो थी हमारी, गोडाउन बोलते हैं इसको, तो सोनचरैया वाला जो क्षेत्र कहाँ पे है, ग्वालियर में स्थित है, घाटी गांव इंदौर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है शंकर राव, ये ग्वालियर से संबंधित हैं, ये मुख्यतः ख्याल गायकी के लिए जाने जाते थे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। गम्मत लोकनाट्य के जो सूत्रधार है वो क्या कहलाता है, जो सूत्र जो काम करता है, इसको मुख्य जो किरदार निभाता है उसको बोलते हैं खमरास। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी खमरास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये धार जिले में आता है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ। ठीक है, उसके बाद गोमटगिरी क्षेत्र पूछ ले तो अपने इंदौर में अवस्थित है। मुक्तागिरी पूछ ले तो बैतूल में अवस्थित है। कुंडलपुर पूछ ले तो ये दमोह में अवस्थित है। ठीक है, उदयगिरी की गुफा है तो ये विदिशा में अवस्थित है। तो ऐसे ये जैन तीर्थ से जुड़ी हुई चीजें पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मड़िया जी पूछ ले तो जबलपुर में स्थित है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त और बुंदू बर्मन के 10 अभिलेख का संबंध में से जो कथन दिया गया है तो कौन सा गलत है। ये बिल्कुल बुनकरों के बारे में बताया गया है कि उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि बुनकरों ने अपने चीजों को, जो बुनने का काम करते थे उनको छोड़कर तीर कमान बनाने लगे थे। सूर्य मंदिर के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। ये भारतीय विज्ञापन परंपरा का 10 अभिलेख, इससे पहले जो पेपर हुआ था 21 का, उसमें पूछा था कि विज्ञापन के बारे में हमें कहाँ प्राप्ति मिलती है। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन इस कहाँ पूछा जा रहा है हमारे से, 24 में पूछा रहा है, तो क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन हमें विज्ञापन की परंपरा कहाँ से मिलती है, हमें प्राप्त, तो 10 अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद में 10 को पश्चिमी पूर्वी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी रचना भवभूति ने की थी, इसकी रचना भवभूति ने नहीं की थी। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, वत्सभट्टी के बारे में हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो उनकी रचना उसके बारे में जान ली जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब उसका कोहबर क्या है, कोहबर क्या होता है, जो हमारे जनजातियों द्वारा अनुष्ठानिक भित्ति चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर, उनको कोहबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि यशो धर्मन की सोधानी अभिलेख के रचयिता कौन थे। तो इसके कवि जो माने जाते हैं बासुल कवि, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार बासुल है, लेकिन कई जगह अगर इसमें बत्सभट्टी भी आ जाता ना तो उसका आंसर बत्सभट्टी भी हो सकता था, क्योंकि दोनों नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इसी क्रम में और भी वीडियो प्रदान कर सकूं। थैंक यू सो मच।